आप 10 पुट कर देंगे, h की वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आप बोल सकते हैं 18 2 कितना होता है 16 होता है, 1600 भाई 1600 आप इसको बोलोगे, इसका मतलब ये तो हो गया 4 और ये हो गया मतलब 5 है ना, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इन द सेम मैनर अगर मैं फाइनल के लिए बात करूं, अब जरा देखो फाइनल के लिए बात करनी है मुझे, तो एक्चुअल में जो फाइनल है ना ये यहाँ पर इस अपवर्ड जर्नी के लिए क्या रहेगा, जस्ट आफ्टर स्ट्राइक एट द ग्राउंड, जस्ट आफ्टर स्ट्राइक एट द ग्राउंड, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कहां तक रिबाउंड करता है, आप बोलोगे 5 मीटर तक रिबाउंड करता है। इसका मतलब जब 5 मीटर जाता है इसकी फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड जर्नी में कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। बोले ये बात समझ में आ गई? वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपवर्ड जर्नी के रिगार्डिंग अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो जाए इसलिए फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ अपवर्ड जर्नी के लिए आपको बात करनी है, तो मैं बोलूंगा कि 5 मीटर तक जाता है, तो भैया जहां पर ये 5 मीटर पर पहुंचेगा बोलो वहां पर वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी? अरे जल्दी रिप्लाई करो यार, 0 होगी या नहीं होगी? होगी ना 0? पक्का समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब अगेन थर्ड इक्वेशन लगा दो। अगेन अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो देखो कैसे आप लिखोगे, थर्ड इक्वेशन के लिए आप लिखोगे 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस और सॉरी कितना हो जाएगा 2gh हो जाना है, बोले ऐसे लिखा जाएगा। तो अब इसको आप बोल सकते थे vf कितना हो जाएगा अंडर ऑफ कितना, अगेन 2gh हो जाएगा, h डैश आप इसे कर दीजिए, तो आप इसको बोल सकते हो 2gh डैश, इसे हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा g, और h कितना होता है, h डैश हमारे पास में यहाँ पर 5 था। क्लियर है? तो 5 टू कितना होता है 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, इसका मतलब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड वाइज हमने स्पीड तो निकाल ली है, इसका मतलब क्या, मैं वापस एक बार समझाता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि 40 मीटर पर सेकेंड से तो क्या था, ये ग्राउंड पे टकरा रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर स्ट्राइक एट द ग्राउंड हमने वो बात कर ली है। समझ में आया? अब मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं भैया अभी सबसे पहले यहाँ पर हम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब क्या, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। क्लियर है बात? अगर मैंने इस डायरेक्शन को क्या लिया है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, नेगेटिव, फाइनल वाली कितनी थी, पॉजिटिव, तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, तो आप ऐसा कुछ लिखोगे। अगर आप ऐसा लिखोगे तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 10 माइनस ऑफ कितना हो गया, माइनस कितना हो गया 40, तो आप इसको कितना बोल सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड वाइज भी बात करूं तब भी इसका मैग्नीट्यूड आप 50 ही लेंगे। क्लियर? तो आप जरा समझिएगा यहाँ पर। अब मैं वापस आता हूँ हमारे पास में फोर्स वाली बात पर। तो अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, बिकॉज आपको फोर्स निकालना था, तो आप इसे क्या बोल पाओगे, आप इसको बोल पा रहे थे m डेल्टा v अपॉन में कितना डेल्टा टी, बोलो आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहा हूँ। तो m कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 kg हो जाएगा, डेल्टा v कितना आया, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी लोगे तब भी 50 तो रहेगा, तो कितना बना मेरे पास में 50 बना। और डेल्टा टी की बात करें तो जहां पर टाइम आया वो कितना हो गया 0.4 आ गया है। ठीक है, इस डेसिमल को हटा के मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, 500 हो गया, ये मेरे पास में 2 टाइम्स हो गया, और ये मेरे पास में कितना हो गया 250। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 250 न्यूटन आ रहा है। बोलो समझ में आया? वेरी गुड, जिन्होंने इस तरह से किया था बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा किया था तो। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ओके, खुशी बोल रही है सर वाई माइनस 40, वाई नॉट ओनली 40। तो देखो खुशी, आपको डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी आपको बतानी है ना, चेंज इन वेलोसिटी तो आपको करना पड़ेगा ना, फाइनल मतलब आपको डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी ना वेलोसिटीज में, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड लोगे। अभी क्लियर है जिसको भी डाउट था? अनमोल ये 80 मीटर तक इसलिए नहीं गया क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया है कि जो सरफेस है ये इलास्टिक सरफेस है, परफेक्टली इलास्टिक सरफेस है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होती तो जाता वहां तक। आपको पता है कि अगर कोई बॉल गिरती है तो वो एनर्जी क्या करेगी, दैट मींस ऐसा नहीं है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे जी आप आगे भी पढ़ोगे है ना, मैं थोड़ा आगे कौन से बता रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअल में क्या है, इलास्टिक सरफेस होती वो खुद बोलता कि भैया इतना जा सकता है इलास्टिक सरफेस, तब वहां तक जाता। मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, मे बी हीट की फॉर्म में हो रहा है, आप ये समझो। आप किसी बॉल को गिरा रहे हो
ग्राउंड पे टकराया कॉलिजन हुआ, मतलब क्या हुआ, आपने कहा कि हीट जनरेट हो गई, तो एनर्जी का लॉस हो गया। अब जो एनर्जी बची वही एनर्जी इसको कहाँ ऊपर लेके जा रही है, तो इस वजह से हम वहां पर एस्टिमेट तक नहीं गया। जस्ट मोमेंट, किसी ने लिखा है सर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी डेसिपेट हो गई है, एनर्जी रिलीज हो गई है, वेस्ट हो गई है, सराउंडिंग में चली गई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब ये है कि जो भी एनर्जी इसके पास में थी ना, ये डाउनवर्ड जर्नी में जब वापस लेके जाएगा इसके पास में उतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। और इन शॉर्ट सिंपल सी बोला जा सकता है हीट के फॉर्म में यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, रिलीज हो गई, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर। सर टाइम चेंज कैसे आया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही, मतलब उस पर्टिकुलर कांटेक्ट, इसीलिए तो मैंने कहा था कि जस्ट बिफोर एंड द जस्ट आफ्टर, बिकॉज उसी टाइम पे वो कांटेक्ट में आ रहा होगा और कांटेक्ट के बाद में जा रहा होगा, तो इसलिए हमने बात करी। हाँ, अभी हमने एक्शन थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है, तो मैं अदरवाइज में यही बोलता है कि ग्राउंड ने इस पे जितना फोर्स लगाया है ना, उतना ही फोर्स बॉल ने भी ग्राउंड पे लगाया है ना। हम ये बोलेंगे एक्शन रिएक्शन लॉ पे बात आ जाएगी। फिर यहाँ पे जी क्या है, अरे पागल वागल हो गए हो क्या यार, क्या नींद में हो गया अभी? यहाँ पर जी क्या है, स्मॉल जी नहीं पता आप लोगों को कि स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी नहीं पता क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पता, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने नहीं पढ़ा कि स्मॉल जी क्या होता है यहाँ पर। और जिसको नहीं पता है, सॉरी, फिर मैं अब क्या बोलूं उसके लिए, उसने तो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ी है, इसका मतलब। काइनेमेटिक्स तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो वहां पर भी तो जी का यूज होता है ना भैया, स्मॉल जी। फाइन, तो मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन बता दिया है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट है हमारे पास में, हमें डिस्कस करना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज फोर्स। तो एक्चुअल में इसमें क्या करना है इस पार्ट में, जरा इसको देखते चलिए। इसको मैंने कुछ केस 1 और केस 2 में इसको कन्वर्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से ब्रीफ करने के लिए, ठीक है, कैटेगराइज करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार देखते हैं जरा इसे। व्हेन पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कॉलिजन, जरा समझना, आपसे बोला जा रहा है, मान लीजिए एक वॉल है ना, वो रेस्ट में है, मतलब वॉल थी, आपने बोला पार्टिकल दे वी वेलोसिटी से चल रहे हैं और स्ट्राइक करने के बाद में रेस्ट में आ जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये वॉल थी, ये आपके पास में मास है, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ये वी वेलोसिटी से चल रहे थे और यहाँ पर ही क्या हो जाते हैं, इससे स्ट्राइक करने के बाद में रेस्ट में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये 3 पार्टिकल्स तो सिर्फ आपने बनाए हैं दिखाने के लिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए कैपिटल एन नंबर ऑफ यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, आप इसको बोल सकते हैं सो ऑन, मतलब कैपिटल एन है, क्लियर, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ। तो अब मेरे को बोलना है यहाँ पर कि कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज फोर्स मुझे करनी है, ठीक है। तो देखो मैं क्या यहाँ पर करने वाला हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं तो एवरेज फोर्स की तो बात बाद में करूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि यार जो ये एक है ना, ये एक पार्टिकल है, ये जो एक बॉडी है, ये जाती है, टकराती है, रेस्ट में आ जाती है, तो अब मुझे बताइए इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, पहले वो तो देखें भाई, इसकी वजह से कितना फोर्स जनरेट हुआ, आप ये तो देख लो। तो आपको पता है यार कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अब आप लोग इतना तो समझ चुके हैं और इतने समझदार भी हो चुके हो कि फोर्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखना आता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में हम टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ। तो देखो ये जो फिनोमिना है, इस बॉल का जाना, किसी स्पीड से जाना, v से जा रहा है, ठीक है, v से चलता चला जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, टकरा रहा है और रेस्ट में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये बताओ मुझे। क्या चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, क्लियर। और अगर दे रहा है तब क्या मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल, हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक की वजह से। तो जरा खुद ही समझना, क्या मैं यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या हम उसकी बात कर ले, तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए
एक एप्पल मान लीजिए आता है 10 रुपए का, तो आप बोलोगे कि भैया 5 एप्पल कितने आएंगे, आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक एप्पल की प्राइस को, यही करोगे ना। तो मैंने कहा कि यार एक पार्टिकल ने कितना फोर्स जनरेट किया है उसको मैं क्या करूंगा, n से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मेरे पास में क्या बन जाएगा, एवरेज फोर्स बन जाएगा, किसके लिए, n पार्टिकल्स के लिए। समझ में आ गया। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर क्या नाम है इनका, सौम्य ज्योति है ना, ऐसा कुछ है, इन्होंने बस एंटर मार दिए है ना, पूरी स्क्रीन भर दिए कि सर नॉट अंडरस्टूड। मैं तो समझ रहा हूँ भैया, आप नहीं समझ रहे हो, ठीक। तो जरा समझना बात को यार, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुझे नहीं पता है आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो, आज क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक की वजह से जो यहाँ पर फोर्स लगा है, मतलब जरा इमेजिन करना, ये एक पार्टिकल आके ये वॉल पे टकराया, तो टकराने से क्या हुआ, इसने कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, तो फोर्स कितना एक्सर्ट किया, उसने ये फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n पार्टिकल्स हैं, तो भैया हम क्या करने वाले हैं, जरा देखिए, एवरेज फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू द n पार्टिकल्स। तो अब आप क्या कर दोगे, इसी पूरी कहानी को आप क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेसिकली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है ये केस सेकंड, अदरवाइज देखा जाए तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि ये कोई नया केस है, कोई फर्दर आप इसे कैटेगराइज कर रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा। समझ में आया। ये सिर्फ मैंने कैटेगराइज इसलिए कर दिया ताकि स्टूडेंट को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए कि यार जब पहले वाले केस में क्या डिफरेंस था और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है। पहले वाले केस में वो रुक गया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस रिबाउंड हो रहा है, ठीक है, सेम स्पीड के साथ में, ठीक है। अनन्या यहाँ 60 सेकंड ही तो था। 35 ग्राम था, तो 35 ग्राम को एक काम कर लीजिए, इसमें कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, राइट। वी के लिए 400 ऑलरेडी ऐसा यूनिट में मुझे अवेलेबल है, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और टाइम कितना था, 1 मिनट था, तो 1 मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, 60 सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा डेटा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आप बोल सकते हो जो फोर्स है हमारे पास न्यूटन में आ जाएगा। फाइन, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला ऐसा मैंने क्यों लगाया, क्लियर, फाइन। अब इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये तो हो गया मेरे पास में 6 टाइम्स हो गया ना, सीधे सीधे, फाइन। अगर ये 6 टाइम्स हो गया एंड 35 फोर्जा की बात करें, एंड 35 फोर्जा कितना होता है मेरे पास में भैया, 71 40 140, और ये कितना हो जाएगा 14 और 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 14 और 6 को मल्टीप्लाई 84, तो ये कितना हो गया 84, ठीक है। अब मैं 10 टू द पावर को सॉल्व करता हूँ, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -3, और ये कितना हो गया मेरे पास में ये तो 6 था, 10 टू द पावर -3 था, और ये कितना था 0 था। तो इसका मतलब कितना हो गया मेरे पास में, यहाँ पर ये बनता है मेरे पास में, ये तो हो गया कैंसिल, ये 6 टाइम्स हो गया था, कुछ गलती तो नहीं करी ना मैंने, और ये हो गया मेरे पास में 400, तो कितना बना मेरे पास में 10 टू द पावर, कुछ गलती हो रही है क्या, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर गिवन है कितना 1 kg, एंड बुलेट का मास आपके पास में ये आपको गिवन है, और इसको फायर किया जा रहा है वर्टिकली एट द रेट ऑफ द 10 बुलेट पर सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में 10 बुलेट फायर हो रही है। इफ द बुलेट्स रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, ओके, द स्पीड विल which these are fired will be, तो आपको वो स्पीड बतानी है जिस स्पीड से इनको फायर किया जा रहा था। जरा समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेना, ठीक है। अब जरा देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा वापस सिनेरियो समझा देता हूँ। हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास में एक डिस्क है ना, जिसका मास आपको 1 kg है, और आपको इसको एयर में हॉरिजॉन्टली फ्लोट करवा रहे हो। आप कैसे फ्लोट करवा रहे हो, मान लीजिए आपके पास है AK-47 है भैया, ठीक है, मतलब अब आप कंटिन्यूसली मशीन गन है ना आपके पास में, ऐसा समझ लीजिए आपके पास में, आप कंटिन्यूसली आप उस पर इस तरह से फायर कर रहे हो, इस तरह फायर कर रहे हो
कि मतलब पर सेकंड में कितने निकल रही है, 10 बुलेट्स निकल रही हैं और वो क्या करती हैं, इसको हिट करती हैं और वापस रिबाउंड कर जाती है सेम स्पीड के साथ में। ठीक है, ये सिनेरियो हो रहा है, मतलब ये डिस्क वहां पर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। मेरे वर्ड पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला है ये जो डिस्क है ये यहीं पर है, ये हॉरिजॉन्टली ही है। ठीक है, समझ में आया, ये हॉरिजॉन्टली है, ये नीचे नहीं जा रही है, ये वहीं पर फ्लोट कर रही है। आपने इसको इस तरह से बैलेंस किया हुआ है, आपने इसे फायर कर रहे थे और देन उसकी वजह से, फायरिंग की वजह से जो एक्सर्टेड फोर्स आ रहा था, ठीक है, फायरिंग की वजह से जो एक्सर्टेड फोर्स आ रहा था वो क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। क्या बैलेंस कर रहा है एक्चुअल में, वो फोर्स बैलेंस कर रहा है इसके mg को, अदरवाइज तो क्या आ जाता, वो सीधे सीधे नीचे आ जाती। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जरा देखते हैं यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, अब इस पर बात कर लो। तो देखो एवरेज फोर्स मुझे पता है, रिबाउंड होने वाला केस है, कौन सा केस है, रिबाउंड होने वाले केस है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं, mb अपॉन में कितना था हमारे पास में, t था, हमने इस तरह से बात करते थे, और ये कितना था बना था हमारे पास में, mg बना था। फाइन, ये तो 2 की जगह 2 आ जाएगा। बोलो n की जगह कितना था, नंबर ऑफ बुलेट्स की बातें चल रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 10 बुलेट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना, 10 बुलेट्स निकल रही है। मास कितना था मेरे पास में, 0.05, वो भी ऐसा यूनिट में मुझे गिवन है, तो कन्वर्ट करने की भी टेंशन नहीं है। ये मुझे v तो मुझे कैलकुलेट ही करना था, m की वैल्यू ऐसा यूनिट में 1 था, और ये कितना हो गया मेरे पास में, 10 हो गया। क्लियर है, ये कितना हो गया मेरे पास में, 10 हो गया। अब इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके फाइन, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं 0 को कंपनसेट करता हूँ तो 0.5 हो गया, 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.5 को अगर मैं 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 बन जाएगा बेसिकली, और अगर ये 1 बन जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो ये हमारे लिए हो गया फाइनल आंसर। ये हमारे पास में फाइनल आंसर बना। बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने इसको किस तरह से अप्रोच किया है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए था। अनन्या तो कह रही है ये, अनन्या ये अरे यार, इसीलिए तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि फर्स्ट जिन्होंने मुझसे बोला है कि सर आपने फर्स्ट इक्वेशन को कैसे इक्वेट किया, मैं जापानीज लैंग्वेज में यही तो बोल रहा था पहले चिल्ला चिल्ला के कि प्लीज बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, मुझे परमिशन ग्रांटेड करने के लिए। फाइन, तो जरा समझते हैं। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और ये देखो दोनों वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, समझे हुए हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो जो आप बोलते हैं, अभी किसी ने एरिया लिखा, फाइंड द इम्पल्स गिवन टू द पार्टिकल एट द t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल को जो इम्पल्स दिया गया है वो आपको बताना है। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता है यार, जो इम्पल्स होता है, मैं ऐसे बात करूंगा, किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरा समझना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करोगे, इसका मतलब तो क्या, इसका मतलब तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा भाई, आपको ये लिखना पड़ेगा ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये बात भी क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मेरे पास में, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, बड़े इजीली हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। समझना बात को। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है जहाँ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, उसको भी जरा सुनो और समझो। जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ये मुझसे कहते हैं कि सर ये m तो था, सर ये फाइनल भी हो जाएगा, सर ये इनिशियल भी हम कर देंगे, ऐसा भी हम बड़े प्यार से लिख देंगे, लेकिन सर हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेलोसिटी हियर एंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी हियर, हाउ कैन वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन। वो ये मुझसे बोलते हैं। अभी किसी ने एरिया लिखा, गलती से भी एरिया मत बोल देना, किसी ने एरिया लिखा है अभी कमेंट में। तो जरा समझना, मुझे यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है,
तो यार मुझे पता है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एंड आपको क्या बतानी है, आपको वेलोसिटी आपको बतानी है। तो लेकिन जरा समझना, वेलोसिटी भी कौन सी वेलोसिटी पे बात करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, अरे सुन लो यार, अदरवाइज गलत कॉन्सेप्ट लेके जाओगे। पहले मत लिखो, चैट बॉक्स मत यूज करो, पहले मुझे बोल लेने दो। आपको मैं टाइम दूंगा, अलग क्वेश्चन है, डीपीपीज है आपके पास में, फिर गलती होगी, फिर आप बोलोगे कि सर हमने तो गलत बन गया, दोबारा बता दीजिए। देखो जरा, क्वेश्चन में बोला गया t इक्वल टू 3 सेकंड पे, यार t इक्वल टू 3 सेकंड में बात बोले तो भैया यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास में, समझ रहे हो बात। 3 सेकंड की मैं आगे जा रहा हूँ, 3 सेकंड के आगे मुझे समझ में आ रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, 0 है। तो अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये बन गया मेरे पास में 0। और अब मैं बात करता हूँ इनिशियली वेलोसिटी के लिए। तो जरा इनिशियली वेलोसिटी तो क्या आपको समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन है यार। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यार मैं इसका जो स्लोप है उसका इसका स्लोप तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ तो मैं tan थीटा से निकाल लूँ इसका स्लोप, tan थीटा से कितना हो जाएगा, आप ये बोलोगे कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया, 40 अपॉन में 3 हो जाएगा, और यही मेरे पास में क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो चाहे तुम यहाँ बात करो, चाहे यहाँ बात करो, चाहे यहाँ बात करो, चाहे यहाँ बात करो, जस्ट पहले बात करो, कहीं पर भी बात करो, जस्ट आप पहले बात करो या इस पूरे सेक्शन में आप कहीं पर भी बात करो, जिसका एंगल है उसमें कभी कोई चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ये एंगल में कांस्टेंट है, और अगर एंगल कांस्टेंट है तो आप बोलोगे इसका स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ रहा है आपके पास है, tan थीटा, मतलब 40/3। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ये बन गया मेरे पास में 40/3 बन गया है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितना था मेरे पास में, ये 2 kg था, दिस इज 40/3। तो फाइनली आप बोल सकते हो इसका आंसर कितना आ गया, 80/3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ, जो भी आएगा अगर आपको सिंपलीफाई करना है तो कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 80/3 समझ में आ गया ना, m की वैल्यू कितना था, 2 था, और इस तरह से आपको निकालना था, समझ में आया। तो इम्पल्स जो आपने निकाला जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर वाले पॉइंट पे आप बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर साइन कन्वेंशन लोगे तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। और है मेरे पास में F इक्वल टू कितना होता है मेरे पास में, m होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स की बात करें तो भैया F इक्वल टू m से भी बातें की जा सकती थी। दैट में जो रिटार्डेड फोर्स था, है ना, रिटार्डेड फोर्स की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आप इसको क्या बोलोगे, F अपॉन में m से आप इसको लिख सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन गया था मेरे पास 16 न्यूटन रिटार्डेड फोर्स था मेरे पास में, m की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया था मेरे पास में। ये कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आपने कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एवरेज रिटार्डेड की ही यहाँ पर बात चल रही है। क्लियर है यहाँ पर बातें, जिससे भी आपने सॉल्व किया दोनों सही है, मैंने दोनों तरीके आपको मेंशन कर दिए हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर होगी, यहाँ तक की जर्नी अभी तक क्लियर रही होगी, ऐसा मैं मानते हुए चल रहा हूँ। भरोसा तो है तुम लोगों पे, लेकिन अब थोड़ा डर लगने लगा है तुमसे लोगों से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरे नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, नेगेटिव साइन ही पूछा है, अगर नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो रिटार्डेड पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। यार एक बात बताओ, तुम जो बोल रहे हो मुझसे ना रिटार्डेड वाली नेगेटिव का साइन लगाओ, एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा लॉस कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका लॉस कितना है, सर मेरा लॉस है सर -10 लाख रुपीस का, ये बोलोगे क्या, मेरा लॉस है -10 लाख रुपीस का, ये बोलोगे क्या। क्लियर बात है, आपसे बोला जा रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना है, और तब आप बोलते हो कि मेरा प्रॉफिट है सर यार -10 लाख रुपीस,
तब मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा यार इसको तो लॉस हो गया यार। समझ में आ गई बातें? तो ये है वो कहानी, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं लगा रहा हूँ। क्लियर? अगर नेगेटिव का साइन लगा दूंगा तो फिर ये जो एवरेज मुझसे पूछा गया वो चेंज हो जाना है फिर यहाँ। तो कितना होता है dp अपॉन dt होता है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। ये हमने कहा dp को आप इस तरह से लिख सकते थे, f इंटू dt आप लिखोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करने पे क्या बना, डेल्टा p कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt बना, मतलब एरिया अंडर द कर्व बन गया। समझ में आया? और यही आपके पास में क्या बन जाता है, इम्पल्स बन जाता है। तो अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो यार इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास में आता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व वही मेरे पास में चेंज इन लीनियर मोमेंटम बन जाता है। मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, डेल्टा पी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना एफ डॉट डी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। चलिए आइए अब इस पे एरिया की बातें करते हैं। तो देखो जहां पर जो एरिया हो रहा है ना, आप बोलोगे एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस, ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस, इसका मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, और एक ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो यार इस तरह के क्वेश्चन आपने काइनेमेटिक्स में बहुत किए होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है दो एरिया, लेकिन एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, और मेरे पास में जो इम्पल्स है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक पॉजिटिव लोगे तो एक एरिया क्या लोगे, नेगेटिव भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, a1 माइनस ऑफ कितना a2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, जस्ट अ मोमेंट मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये कौन सा कलर लें, हाँ ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, और ये हो गया मेरे पास सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, रुको, इसके लिए एरिया हो गया a1 और इसके लिए वाला एरिया हो गया कितना, ये हो गया a2। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो जरा समझते हैं इस बात को। अगर a1 की बात करें, क्या ट्रायंगल नजर आ रहा है, हाफ इंटू कितना हो रहा है, बेस इंटू कितना आ गया हाइट, माइनस ऑफ कितना, इसके लिए बातें कर लो। ये एक मेरे को क्या नजर आ रहा है, 8 और 10 इंटू 2 हो गया, तो 2 हो गया, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, और ये कितना हो गया 0.5 हो गया। क्लियर? यहाँ से आप बोलोगे ये तो गया कितना 4 टाइम्स हो गया, और ये हाफ था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो बोलो कितना बचा 3। क्लियर है? ये है मेरे पास है 3, जिसको आप बोल सकते हो फाइनली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर है, अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड ये लिया है, ये लीजिए। क्लियर है? तो 3 न्यूटन इंटू, हाँ हाँ, इसको थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था, देन फिर मेरे को ऐसे शूट कर देना चाहिए था भाई। मुझे भी एक बार ऐसे ही लगा, आई डोंट नो, मतलब इन्होंने कितना क्यों साउंड डाल दिया, ठीक है। तो प्लीज एक बार देख लीजिए जरा वापस, समझते हैं यहाँ पर। जैसे अगर सबसे ज्यादा आपके पास में जो क्वेश्चन था ये तो एरिया अंडर द कर्व के बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। सिस्टम के लिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम के लिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? अरे हाय हेलो जिंदा हो, यहाँ तक क्लियर है? ओके फाइन। तो जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का आपके लिए कांस्टेंट होगा, मतलब इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का और इनिशियली फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अरे 0 के ऊपर वेक्टर साइन इसलिए लगाया है क्योंकि वो नल वेक्टर है ना, तो dp बाई dt, मतलब उसको LHS में भी एक वेक्टर क्वांटिटी तो RHS में भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी ना, लिखने का एक तरीका और कुछ नहीं है, फालतू बात है, ठीक है। लिखने का तरीका है, LHS में एक वेक्टर क्वांटिटी तो RHS में वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, इसलिए 0 के ऊपर उस पर वेक्टर लगा के मेंशन किया गया, नल वेक्टर है, मतलब कहने का मतलब फोर्स की वैल्यू 0 है, उसका मैग्नीट्यूड 0 है। फाइन, इस कॉन्सेप्ट को समझने के आपको समझ में आया?
आपके पास में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम रिकॉइलिंग ऑफ अ गन की बात करते हैं, ये काश है ना, इसको थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था, देन फिर मेरे को ऐसे शूट कर देना चाहिए था। भाई मुझे भी एक बार ऐसे ही लगा, आई डोंट नो मतलब इन्होंने कितना क्यों साउंड डाल दिया, ठीक है। तो प्लीज एक बार देख लीजिए जरा वापस, हम जिसते हैं यहाँ पर, जैसे अगर सबसे ज्यादा आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं आपके पास में रिकॉइलिंग ऑफ अ गन वाले। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, आपने, अच्छा आप लोग तो सोशल मीडिया पे लगे रहते हो ना यार, हाँ वेरी गुड, आप लोग तो सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, आपने कभी आप देखते हो गन चलाते हैं वो ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्टिंग करने का मतलब क्या है, वो ऐसा नहीं सीधे सीधे गन चला दिया बस, गन चला दी बस वहीं रुक गए, वो गन चला के वो कुछ इस तरह की एक्टिंग आपको दिखाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स था वो, एक्चुअल में उस काम को करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो एनर्जी जनरेट करने के लिए नहीं थी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब आपने गन को ट्रिगर दबाया तो एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी से जो भी अंदर रिएक्शंस चली, एक्सटर्नल फोर्सेस कितने यहाँ पर जीरो हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी, पहले सिस्टम का मोमेंटम जीरो, मतलब जीरो था, और अब अगर मैं यहाँ पर सिस्टम की बात करूं तो जरा समझना, है ना, एक बार फिर इस पे बात कर लेते हैं, जरा देख लो, एक बार फिर चला देते हैं इस गन को, है ना, जस्ट अ मोमेंट। अरे यार कहाँ गई गन, ठीक है। तो ये कहानी थी, तो आप देख सकते हो कि जो बुलेट है वो तो आगे गई, और यहाँ पर जो आपके पास में जो गन थी वो वहीं थी, मतलब वो थोड़ा पीछे की तरफ जर्क ले रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इनिशियली सिस्टम का जो मोमेंटम था वो जीरो था, और अभी भी मुझे क्या रखना है, बाद में भी जीरो ही रखना है। तो ये देखो बाद में जीरो रखना है, इस बात का मतलब क्या है कि अब बुलेट तो v वेलोसिटी से आगे चली गई ना, इसका मतलब वो तो mv हो गया। तो आप बोलोगे इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही अपोजिट डायरेक्शन में mv लगेगा, तभी तो क्या होगा, बराबर होगा ना। समझ में आई बात, क्लियर है बातें, वापस रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का कितना था, मेरे पास में जीरो था, मुझे फाइनल मोमेंटम भी क्या करना है, सिस्टम का जीरो करना है। लेकिन एक्चुअल में ये जीरो होगा कब, जब आप बोलोगे कि ये mv, बुलेट वाली तो mv से चली गई, ठीक है, mv, ये स्मॉल mv लिखा, तो मान लो इसको मैंने अगर पॉजिटिव लिया, तो यार मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही बात करनी पड़ेगी ना, माइनस mv मैंने इसको लिखा, ठीक है, mv इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो आप बोल सकते हो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था,